हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल संडीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जो क्लासेस हैं वो अच्छे से चल रही हैं, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, आप सभी बढ़िया से पढ़ रहे हैं क्योंकि द वेट यू आर वेटिंग फॉर इज टुडे। और इस आज का दिन एक नई शुरुआत है। पहले तैयारी नहीं की, अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है, पहले नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, नई शुरुआत कर लीजिए, पीछे के बोझ को ख़त्म कर लीजिए। कोई बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, गलतियों से छुटकारा पाइए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, एक ही चीज़ को लेके मत बैठिए। यही सबसे बड़ा संदेश है आज के लिए। आपका हर दिन नया दिन होता है, ज़िंदगी का हर दिन नया दिन है, नई शुरुआत कर सकते हैं, पिछली गलतियों से सीख सकते हैं, पिछली गलतियों की जो वजह से जो अनसक्सेसफुल रहे हैं उसको हरा सकते हैं, उन कारणों को ज़िंदगी से निकाल दीजिए। आपको कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता। आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दीजिए। अगर आपको चुनौतियां मिल रही हैं, उन चुनौतियों का और ज़्यादा मेहनत से उत्तर दीजिए। अगर आपको रुकावटें मिल रही हैं तो उन रुकावटों को अपने जो पैरों की जो है पायदान बना लीजिए। आपके रास्ते में पत्थर हैं, उन पत्थरों को अपनी जो इमारत खड़ी करनी है उस इमारत के लिए नींव बना लीजिए। अपने आप को तराशिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, दिन प्रतिदिन हर दिन जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए। आप आज जो हैं वो कल नहीं होने चाहिए, कल जो है वो परसों नहीं होने चाहिए, आप में डेली इंप्रूवमेंट होना चाहिए। डेली इंप्रूव कीजिए, आप सब आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा हर सक्सेस लेने के लिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जीएस के पार्ट की तैयारी करना चाहते हैं, या केवीएस पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली केवीएस पीआरटी के लिए, या डीएसएसबी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी जीएस क्लासेज जो जुड़ जाते हैं, जुड़ जाइए। जीएस क्लासेस जो हैं ये सारे सब ऑल एग्जाम के लिए, फॉर ऑल एग्जाम के लिए अभी करवा रहे हैं हम आपको, सभी एग्जाम में रेलेवेंट रहेगी। तो आप अगर हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, द फिडियाज एकेडमी यूट्यूब चैनल को। मेटा यानी कि फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे हम स्ट्रेटजी के तहत आपको इन्फॉर्म करके आपकी तैयारी करवाते हैं। इसके अंदर आपको कंटेंट कोर्स जैसे ज्वाइन करते हैं तो कंटेंट कोर्स में भी आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर वो मिलती रहती है। और इसके बाद कंटेंट कोर्स के साथ रिवीजन के लिए अगर आप आते हैं तो उसकी गाइडेंस भी आपको मिलती रहती है, आपके डाउट सॉल्यूशन वहाँ पर होते रहते हैं। डेली वहाँ पर जीएस और बाकी सब्जेक्ट के क्विज होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो टेलीग्राम का आपको वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जब तक बच्चे ज्वाइन करते हैं हम बताते हैं कि आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले केवीएस पीआरटी की तैयारी आपको अगर करनी है तो केवीएस पीआरटी के लिए प्रॉपर पूरा सिलेबस वाइज बेस्ट कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। सिलेबस वाइज है, टॉपिक भी सिलेबस के जो है उन्हीं को फॉलो किया गया है, ताकि आपके पास ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना आए, टू द पॉइंट, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, जैसे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें इसमें डाल दी गई हो। जो सिलेबस केवीएस पीआरटी में केवीएस की तरफ से दिया गया है वही सिलेबस में इसको इंक्लूड किया है हमने। और आप क्लासेस, डेमो क्लासेस में जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम पे बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गोविंद सर हैं। गोविंद सर की गाइडेंस में दिल्ली एरिया में अभी तक वो डीएसएसबी की जैसे तैयारी करवाते थे या केवीएस की तैयारी करवाते थे, तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो अब शुरू हुए हैं। डीएसएसबी और केवीएस की तैयारी से वो पहले से 12-13 साल से जुड़े हुए हैं। और पेडागोगी का नाम आप मुखर्जी नगर में जाके देखें या वहाँ पर बात करें, जो टीचिंग फैकल्टी के रूप में गोविंद सर को कितने बच्चे जानते हैं, एक जाना माना चेहरा है वो। इसके अलावा उत्तम नगर में अगर दिल्ली में देखें तो उत्तम नगर में आप देखें तो गोविंद सर को जो है आप जान पाएंगे, बच्चों से जुड़ मिलके तो आप पता कर पाएंगे कि गोविंद सर कितने एक्सपीरियंस्ड है। तो दिल्ली में मुखर्जी नगर के अलावा उत्तम नगर फैकल्टी देखें, या फिर लक्ष्मी नगर, ये बड़े स्थान हैं जहाँ पर गोविंद सर पढ़ाते रहे हैं। तो गोविंद सर को बच्चे नाम से ही पहचान लेंगे, और उनसे जुड़े हुए बच्चे हैं तो वो बच्चे, उन बच्चों से आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोर्स को जो आपके लिए दिया गया है वो कोर्स का प्राइस है 2499। इसके अंदर आपको जो फीचर है वो दूसरे कोर्स में मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा आप डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल सिलेबस वाइज
विद टेस्ट सीरीज, दोनों ही केवीएस पीआरटी के लिए भी और डीएसएसबी के लिए भी फ्री टेस्ट सीरीज दी गई है। आपको मॉक टेस्ट सीरीज इनके साथ फ्री दी जा रही है और प्रॉपर हर सब्जेक्ट की क्लास आपको वहाँ मिल जाएगी। डेमो क्लासेज हैं बहुत सारी, आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इससे जुड़ चुके हैं, आप भी पीछे ना रहे, आप भी टाइम से तैयारी शुरू करें ताकि आप टाइम से पहुंचे। आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं फर्स्ट पार्ट की तैयारी के लिए। और यही वो फीचर हैं जिनके बारे में मैंने कहा था कि वहां पर मैं बताऊंगा। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस होगा, स्पेशल डाउट क्लासेस होंगे, प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे आपको तैयारी करने के लिए, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज दी जा रही है, 2 ईयर की वैलिडिटी है। ठीक है, तो गाइडेंस आपको जो है प्रॉपर फैकल्टी के रूप में आपको ये चीजें मिलेगी। इस चीज के लिए आपको करना क्या है, आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से और वहां पर डेमो क्लासेस देखना चाहें और कोर्स से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। फीडियाज 30, अगर आप फीडियाज 30 कूपन यूज करेंगे तो आपको हर कोर्स पर 30% डिस्काउंट मिलता रहेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उन क्वेश्चन में पर तक पहुंचते हैं और फिर हम आपको जो है आगे लेके चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था कि आप उस क्वेश्चन का आंसर आप ही बताएं ताकि कुछ कुछ टास्क आपको भी दें, पता चले कि आपको कितना पता है। तो उस क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे जो कल हमने छोड़ा था आपके लिए। ये था वो क्वेश्चन, विच ऑफ दीज राइट इज आर प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अरेस्टेड बाय गवर्नमेंट और पुलिस अंडर आर्टिकल 22। इनमें से कौन सा राइट प्रोवाइड किया गया है। देखिए, इस आर्टिकल के को इस तरीके से याद रखें, इलीगल डिटेंशन नहीं करना है और इसके अंदर आपको रीजन बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आप अपना लीगल कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। ठीक है, गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने भी ले जाया जाएगा और आपके लॉयर को आपके डिफेंस के लिए आप वकील कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 22 में आपको ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, तो कई बच्चों ने जो है कमेंट में रिप्लाई किया भी है। तो आप आगे बढ़ते हैं। सिविल राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल बाय, नागरिक अधिकार व्यक्ति को किसके द्वारा दिए जाते हैं, नेचर के द्वारा या भगवान के द्वारा या स्टेट के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा, किसके द्वारा दिए जाते हैं सिविल राइट्स, बताइए। नागरिक अधिकार हमेशा देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, राज्य के द्वारा दिए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो गया स्टेट, राज्य, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, लोगों के द्वारा नहीं दिए जाते, ध्यान रखें, राज्य के द्वारा दिए जाते हैं। नेचर के द्वारा नेचुरल राइट दिए जाते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ए नीडल फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। अब क्वेश्चन बदल गए हैं, अब क्वेश्चन आ गए हैं ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन के दौरान ये तीसरा क्वेश्चन हमारा शुरू हुआ, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन के दौरान आपको थोड़ा सा और सतर्क रहना पड़ेगा। तो आपकी जीएस का पार्ट आ गया है इसमें, तो शुरू करते हैं जल्दी से। हम अपना इंक बदल लेते हैं, सबसे ज़रूरी। ठीक है, इंक ठीक हो गई अब हमारी। तो ग्लोब के अंदर एक, आपने ग्लोब देखा होगा अक्सर, और उस ग्लोब के अंदर एक इस तरीके से उसको बेस दिया जाता है और ऐसे करके वो होता है, और एक निडल आर पार निकली होती है। इस निडल को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं या एक्सिस कहते हैं या लैटिट्यूड कहते हैं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये एक्सिस होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस, अक्ष कहते हैं इसको। ऑर्बिट होता है किसी सेलेसियल बॉडी, मान लीजिए सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो जिस पाथ पे ये घूमती है, इस पाथ को इसका ऑर्बिट या कक्ष कहते हैं। ठीक है, और लैटिट्यूड क्या है, जो लेटी हुई लाइनें हैं सॉरी, अर्थ पे जो काल्पनिक, जो इमेजिनरी लाइन हमने ऐसे बनाई हुई, वो लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन हमने बनाई है, इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इनमें से कौन सा वो है रेखा जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। मुझे लगता है कुछ सिस्टम में लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, उसको देख लेते हैं एक बार डिस्प्ले में। ओके, नाइट मोड ऑन हो गया था,
ठीक है, ऑफ करें, ऑन करें, कैसे करें, ठीक है, ओके, अब ठीक होगा मुझे लगता है। ठीक है, अब ठीक है, अब लाइट ठीक हो गई। ठीक है, तो कौन सी वो लाइन है जो कि अर्थ को डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट में, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इक्वेटर, या फिर आर्कटिक सर्कल? तो जितनी भी लैटिट्यूड होती हैं, सबसे पहले तो समझे कि जितनी भी लैटिट्यूड होती हैं उनको सर्कल भी कहते हैं, क्योंकि वो सर्कल के रूप में ऐसे खींची हुई है। तो एक ऐसी लाइन है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और कोई लाइन नहीं है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जिसको कहते हैं इक्वेटर। बाकी किसी भी लाइन को आप देखें तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगी। हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनके आंसर दे देते हैं। डिटेलिंग में अगर डाउट होगा आप सबका तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। नेम द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, एक और चीज देखिए, अक्षांशों को समांतर भी कहते हैं, एक नाम वर्ड ये भी आया है। अक्षांशों के लिए पैरेलल भी होता है ना वर्ड। तो कौन सी पैरेलल को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है? 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री ईस्ट, 23.5 डिग्री वेस्ट, या 23.5 डिग्री नॉर्थ? क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया है ऑप्शन के माध्यम से। तो यहाँ पर लैटिट्यूड में देखिए, लैटिट्यूड में आपको या तो नॉर्थ पता चलता है या साउथ, तो ईस्ट और वेस्ट को तो काट दीजिए। अब बात करें कर्क रेखा की, और भारत के अंदर से गुजरती है, और भारत जो है आप सभी जानते हैं कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। तो यहाँ से ये लाइन जाती है, तो हमारा सही आंसर ये आ गया। तो कर्क रेखा हमें आंसर मिल गया। कितने क्वेश्चन आज क्वेश्चन गिन के करेंगे, क्योंकि कई बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन का कोई आइडिया ही नहीं होता। 1 2 3 4, ठीक है, 5वें पे आ गए। नेम द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ये हो गया, 5वां भी हो गया ना। छठे पे आ गए। बिटवीन विच पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड इज द टोरिड जोन सिचुएटेड। कहाँ पर टोरिड जोन है उष्ण कटिबंध अक्षांश के किन समांतरों के बीच में है? और अर्थ को हमने जब डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट में, तो हमें लैटिट्यूड को यूज किया है, और लैटिट्यूड को यूज करते हुए ये 0 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इनको मान के इनके बीच के पार्ट को टोरिड जोन कहा जाता है, उष्ण पार्ट कहा जाता है, जहाँ गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पार्ट को कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन के बीच में है? एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हो गया, ये वाला आंसर हो गया, क्योंकि ये हो गया नॉर्थ और ये वाला हो गया 23.5 डिग्री साउथ। तो हमारा आंसर हमें यहीं पे मिल गया। बाकी आंसर देखिए, आर्कटिक सर्कल नहीं है, यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल ले लिया, ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दो दीज भी नहीं है। हमें आंसर हमारा मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं नए पार्ट पे। विच ऑफ दीज द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। इनमें से किसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड को, अक्षांश को, 23.5 डिग्री साउथ को, या फिर 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट को, या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को? देखिए, लॉन्गिट्यूड जो होती है ना, वो क्या होती है, ये नॉर्थ पोल को साउथ से मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो ये खड़ी हुई रेखाएं हैं। ठीक है, जैसे एक आदमी होता है, ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट कोर्स में समझा दी गई है, ये तो रिवीजन क्लासेस है। लॉन्ग जब दिखाई देता है जब खड़ी रेखाएं होती है, एक आदमी लॉन्ग होता है, और लेटीट्यूड लेटी हुई लाइन, ऐसे करके आपको हिंट बताए गए हैं वहाँ पे। तो जीरो, इनका एक दूसरा नाम होता है मेरिडियन। ठीक है, लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी कहते हैं। इनमें से एक मेरिडियन है जिसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, जिसके हिसाब से हम बाकी मेरिडियन को डिसाइड करते हैं। 0 डिग्री, ये ग्रीनविच से होके जाती है। ग्रीनविच कहाँ है? आप सभी जानते हैं ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में, वहाँ से होके गुजरती है, और भारत का समय इस ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, पॉजिटिव जोन में हम, तो इसका सही आंसर प्राइम मेरिडियन में 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोब इज नॉट ट्रू। ग्लोब के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, सही नहीं है? टोरिड जोन इज सिचुएटेड बिटवीन 66 डिग्री एंड 30 मिनट। ये तो गलत हो गया, सत्य नहीं है, तो पहला ही सत्य नहीं है। टोरिड जोन तो 23.5 के बीच में है, तो यही आंसर गलत हो गया हमारा। तो मेरिडियन पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, बिल्कुल ठीक है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो हम खींचते हैं, इधर ईस्ट हो जाता है, इधर वेस्ट हो जाता है, ये 0 डिग्री है।
ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद अर्थ टेक 4 मिनट इन रोटेटिंग फ्रॉम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड, बिल्कुल टोटल 360 डिग्री अर्थ घूमती है 24 घंटे में। ठीक है, अगर हम इसको निकाले तो 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, ये भी ठीक है। उसके बाद 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, बिल्कुल अभी हमने किया ही था, तो ये भी ठीक है। तो हमें गलत निकालना है सतन, ये गलत हमें पता चल गया, तो हमारा आंसर ये हो गया, ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। What is the time difference between time of द्वारका in गुजरात and time of डिब्रूगढ़ in आसाम? तो ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको घबराना नहीं है कि सर ये कैसे कर दिया। हमने तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में सुना था कि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के सौराष्ट्र के बीच में 2 घंटे का लगभग डिफरेंस है, तो आप उसी हिसाब से भी चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश, अगर आपने भारत का मैप स्टडी किया है, ठीक है, तो आप इसमें देखें ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर और ये यहाँ पर असम है। ठीक है, तो इसके नियर अबाउट भी देख सकते हैं, 1 घंटा तो होगा नहीं, 2 घंटे से सीधा हम 1 घंटे पे नहीं आ सकते। ये वाला चांसेस 100% हो जाएंगे, 30 मिनट भी नहीं होगा। और 5:30 ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया, 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। तो डिब्रूगढ़ के इस बीच में 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क है। आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी और जो कंटेंट कोर्स को अच्छे से पढ़ा है। जिस भी बच्चे ने कंटेंट कोर्स लिया है, बहुत मेहनत से चीज़ें बनाई गई हैं, कंटेंट कोर्स पे पूरा भरोसा करें। ठीक है, पूरा भरोसा करें, जो जो आपको कहा गया है उससे ज़्यादा ही दिया जाएगा आपको। आप बच्चों को जो जो चीज़ें कमिटमेंट की गई थी उससे ज़्यादा ही दिया जाएगा। जैसे आपको टेस्ट सीरीज, आपको हमने गूगल टेस्ट लिए जाते थे, लेकिन अब मॉक टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट में फ्री दे दी है। तो आप सब बच्चे सीरियसली तैयारी करें, हम सारे काम आपको सीरियसली करवा रहे हैं, आप भी सीरियस होकर अपने कैरियर के लिए अच्छे से तैयारी करें। The time of 82 degree and 30 minute east longitude in India is known as what? तो यहाँ पर भारत की मानक समय रेखा की बात हो रही है। मानक समय भारत का कहाँ डिसाइड किया जाता है वो बात हो रही है। ग्लोबल टाइम जोन नहीं, जीएमटी तो कहते हैं ग्लोबल, जीएमटी तो टाइम जोन क्या करते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव में दिखा देते हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में उसको यूज करते हैं कि अगर भारत के ऊपर से उड़ रहे हैं तो हम कौन से जीएमटी में जा रहे हैं जी, हम 5:30 में आ चुके हैं। पाकिस्तान के ऊपर जा रहे हैं तो 5 आवर्स पे वाले पे गुजर रहे हैं, तो ये ग्लोबल मीन टाइमिंग हो गया, ग्लोबल टाइमिंग हो गई। ये आप वायुयान में अपनी घड़ी उस हिसाब से सेट कर सकते हैं और उस देश के बारे में समझ सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये रेखा जो है 82.5 भी इसको कह देते हैं, डिग्री 0.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसको भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है ये, और इसी से भारत का टाइम डिसाइड किया गया है। इसी से हमने कैलकुलेट किया कि 1 डिग्री पे 4 मिनट धरती आगे बढ़ती है, 1 डिग्री में इतना डिफरेंस आ जाता है, तो इतने में ग्रीनविच से कैलकुलेट करें तो हमें पता चला कि भारत का समय होना चाहिए पॉजिटिव जोन में, तो हम है ही। ग्रीनविच रेखा जो है वो 0 डिग्री पे है, तो इसकी तरफ ईस्ट है और पॉजिटिव जोन भी है, इधर टाइम जुड़ेगा और इधर घटेगा। ठीक है, तो भारत में टाइम जब निकाल के देखा गया तो हमने देखा कि 5.5 घंटे हम पॉजिटिव जोन में हैं। तो अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ पे शाम के 5:30 बजे होंगे। द टाइम ऑफ इंडिया इज अहेड ऑफ इंग्लैंड बाय कितना, ये तो हो गया ना, तो इसको तो आप बता देंगे। अब मैंने फिर भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने की कोशिश की है ओवर कॉन्फिडेंट बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे वहाँ जाके गलती ना करें, यहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा खत्म करें उस ओवर कॉन्फिडेंस को। 5 और 3 मिनट था, 30 मिनट होना था, 3 मिनट कर दिया, ये 33 कर दिया। 2 आवर्स भी लिखा है क्योंकि कुछ बच्चों को लगेगा कि हाँ ये तो वही बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश वाली, और फिर फाइनली हमारा सही आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहले क्वेश्चन में डिटेलिंग की थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाई डू गवर्नमेंट डू, वट डू गवर्नमेंट डू फॉर देयर पीपल। अब थोड़े से पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए, मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर कहा गया है व्हाट डू गवर्नमेंट डू फॉर देयर पीपल, सरकार अपने लोगों के लिए क्या करती है। वो रोड बनवाती है, स्कूल बनवाती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करती है, और सोशल इश्यूज पे जो है वो एक्शन भी लेती है। तो इसका तो आंसर सीधा सीधा ऑल ऑफ द अबव आ गया।
कई सारे पेपर में ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे, और क्योंकि एग्ज़ाम से अब का लेवल अप किया जा रहा है, बहुत सारी शिफ्ट बना रही हैं ऑनलाइन के एग्ज़ाम की वजह से, तो डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए कम्बिनेशन ऑफ फैक्ट भी किए जा रहे हैं और थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एनालिसिस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ताकि नॉलेज को अच्छे से टेस्ट किया जाए, फैक्ट पे ना आए लोग यहाँ पर। विच एजेंसी ऑफ इंडिया डज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज? इनमें से कौन सी वो देश की संस्था होगी, एजेंसी होगी, जो देश की सीमाओं की रक्षा और अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का काम करेगी? तो ग्राम पंचायत तो देखिए लोकल बॉडी हो गई है, ग्राम पंचायत तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, ये तो नहीं होगा ग्राम पंचायत, तो ये तो गांव का ही माहौल देखेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ये होगा, बिल्कुल। फॉरेन अफेयर्स दूसरे देशों के साथ संबंधों की भी बात हो रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये भी होगा, तो दोनों ही हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी हो गया और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी हो गया, तो ये तो हमारा कन्फर्म है, हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। वट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट? सरकार का महत्वपूर्ण अंग क्या है? कोर्ट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक स्कूल या पार्लियामेंट? सरकार का हिस्सा। ठीक है भाई, अभी हम पार्लियामेंट में कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, कि शायद पार्लियामेंट होना चाहिए। अब इसको कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हमारे लिए पार्लियामेंट जो है वो सारी की सारी सरकार में नहीं है। गवर्नमेंट जो होती है वो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो बनाती है। ये अलग बात है कि कानून जो बनाता है वो पूरा पार्लियामेंट में बनता है, लेकिन मेजॉरिटी पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। तो सरकार हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और कार्यपालिका। तो इस क्वेश्चन को जो डिजाइन किया गया है, ये मुझे लगता है थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। कोर्ट्स तो न्यायपालिका में आ ही गए हैं और कार्यपालिका ये हो गई है, तो इसके ऑप्शन हमें चेंज करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन फॉल्टी लग रहा है, तो इसके दो ए और डी दोनों ही हो गए। ठीक है, पब्लिक स्कूल सरकार का हिस्सा थोड़ी है, पब्लिक स्कूल एग्जीक्यूटिव हो गया, पब्लिक स्कूल भी हो गया। एक सेकेंड, गवर्नमेंट स्कूल अगर होगा, पब्लिक स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल अगर होगा तो होगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसका हिस्सा नहीं है, तो ए और डी दोनों ही होना चाहिए। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, दोबारा आपके पास लेके आएंगे। एट विच लेवल डज ए गवर्नमेंट वर्क? सरकार किस स्तर पर काम करती है? हमारे देश में सरकार 3 स्तर पर काम करती है। सबसे पहले नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। उसके बाद स्टेट लेवल पे देखें, हर एक राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री है लगभग, और कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली है और पुदुचेरी, उनको विशेष राज्य बनाया गया है जहाँ पर सीएम भी है। ठीक है, तो कुछ यूनियन टेरिटरी को जो है स्पेशल ये भी किया गया है। तो स्टेट लेवल पे हो गया, और उसके बाद लोकल लेवल पे देखें, लोकल लेवल पर अगर देखें तो पंचायती राज सिस्टम आप देखें, वो पंचायती राज सिस्टम है, या फिर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो भी हो गया, शहरों में खास तौर से वो चीज़ हो गई। तो ये तीनों लेवल पे सरकार काम करती है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। ऑन विच लेवल डज इंडियन गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद रशिया? किस लेवल पर भारत सरकार रूस के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का निर्णय किस स्तर पर लेती है? लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, या सेंटर के लेवल पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या गांव का सरपंच जाके रशिया से बात करता है कभी? नहीं, वो तो अपने गांव के मुद्दे देखेगा। राज्य का मुख्यमंत्री रशिया के साथ देश के संबंधों की बात नहीं करेगा, वो अपने राज्य के पे फोकस करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो गया। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए? मुझे लगता है 20 क्वेश्चन हो गए होंगे। 20 क्वेश्चन पे ही रोकेंगे, क्योंकि डेली क्लासेस लेके आनी है, तो आपको 20 क्वेश्चन भी रिवीजन करवा पाए हम तो वो बहुत बड़ी बात होगी। कंटिन्यूटी बनाना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गए थे, 11, 12, 13, 14, 15, और ये 16, और ये 17, और ये 18। ठीक है, एक क्वेश्चन फॉल्टी था, तो 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन बाय पीपल एंड द हेड ऑफ द स्टेट हैज टू आंसर टू द पीपल?
तो यहाँ पर कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसको लोग चुनते हैं और हेड ऑफ द स्टेट को, जनता को, मुखिया को जो है जनता को जवाब देना होता है। तो ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट के का टॉपिक हो गया। तो देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों द्वारा चुना जाएगा और लोगों के लिए काम करेंगे। तो अगर काम जनता को जवाब देना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक हो गया। डिक्टेटरशिप में ऐसा होता है कि जो बंदा बैठ गया अपनी ही चलाएगा और उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मोनार्की में राजा किसी अपनी विधायिका वगैरह सब कुछ खुद ही चुनता है, अपने मंत्री वगैरह सब कुछ खुद ही चुनता है, तो अपनी मर्जी से चुनता है, जनता के नॉमिनी नहीं होते। तो यहाँ पर जनता की सुनवाई नहीं होती, तो इसका आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए मोनार्की गवर्नमेंट? कौन सी मोनार्की, राजशाही सरकार किसको कहा जाता है? चूजन बाय द पीपल, रूल्ड बाय द किंग और क्वीन, बोथ ए एंड बी, बताइए। तो हमारा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी हम भावना में बह जाते हैं कि ए और बी दिया तो हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने की कोशिश है, आप सभी सीखें। पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करें। चूज बाय द पीपल, क्या मोनार्की ऐसी होती है राजा का पुत्र राजा बनता है? ये तो नहीं होगा। रूल्ड बाय द किंग और क्वीन, ये ठीक है, राजा या रानी के द्वारा रूल किया जा रहा है। दोनों तो होंगे ही नहीं क्योंकि पहला कट गया है, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब नन ऑफ द दिस, ये हमें एक मिल गया है ये, तो हमारा ये आंसर हो गया बी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप सभी क्वेश्चंस का लेवल देखिए, इन्हीं लेवल्स के क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है टेस्ट सीरीज के अंदर भी। तो केवीएस पीआरटी की टेस्ट सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो बच्चे केवीएस पीआरटी के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उनको ये जो क्वेश्चन का सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आज आपको टेस्ट के रूप में टॉपिक वाइज बना के दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको ये प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके कोर्स में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस कोर्स में एनरोल करें। डीएसएसबी पीआरटी की क्लासेस जीएस की रेगुलर आ रही हैं, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो देखें, उसमें क्लासेस आ रही हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की आ रही है वो देखें। जीएस की क्लासेस नहीं आ रही है और जो हिस्ट्री का पोर्शन अभी बाकी है उस हिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। मिडेवल हिस्ट्री बाकी है, नेशनल मूवमेंट तैयार है, अपलोड जैसे मिडेवल अपलोड होगा नेशनल पूरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी लगभग कवर हो चुकी है। ठीक है, अब डीएसएसबी में खास बात क्या है, जैसे साइंस है तो साइंस के कुछ गिने चुने टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। हम आपको कुछ स्टैटिक जीएस का पोर्शन भी करवा रहे हैं, स्टैटिक जीएस के पोर्शन में को आप कवर करें, 4 से 5 क्वेश्चन उधर से ही आते हैं, वो एरिया कम है लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए क्लासिकल डांसेस है, क्लासिकल डांसेस को देखें, भारत रत्न अवार्ड को देखें या फिर फोक डांसेस को देखें, तो ये वाला पार्ट जो है आपको हेल्प करेगा। और बाकी जो केवीएस पीआरटी के वाले बच्चे हैं उनका जो 10 नंबर का जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर की में उसमें आप स्टैटिक जीएस जरूर तैयार करें। जो ये वाला पार्ट है ये आपके कोर्स में भी अपलोड होगा ताकि आपको तैयारी करने में दिक्कत ना हो। फोक डांसेस हैं, भारत रत्न है या फिर ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, आपके कोर्स में अपलोड किया जाएगा। आप करंट अफेयर के पोर्शन वाले में उसको जरूर पढ़ें क्योंकि इनमें से कोई ना कोई फेस्टिवल रिसेंट में अगर कोई होगा तो करंट अफेयर बन जाएगा। और पिछली बार का पैटर्न देखे 2018 का, उस पैटर्न में हमने ये चीज़ देखी थी कि करंट अफेयर में स्टैटिक जीएस आई हुई थी। ठीक है, तो हम उस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं पे रोकें क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। किस प्रकार की सरकार में राजा रानियों को अपने कार्यों और निर्णयों की, ये आपको टाइप ऑफ गवर्नमेंट में कंटेंट कोर्स में करवाया गया है, इसका आंसर दीजिए। ये आपके लिए आज का टास्क, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना, इसको आपका टास्क नहीं रख सकते। राजा रानियों को अपने कार्यों की व्याख्या नहीं करनी पड़ती, डेमोक्रेसी में तो राजा रानी ही नहीं होते, राजशाही में ही होगा, उनको अपने व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये कट गया तो ये भी कट गया और ये ठीक हो गया तो ये भी कट गया। तो हमारा मोनार्की हो गया, राजा रानी को जवाब नहीं देना पड़ता, मेरा वचन ही है शासन। ठीक है, महेश मती की जय कर देंगे वो झट से कि इनको सबको सर्कलम कर दो, ये कर दो, जैसा मूड होता है वैसे डिसीजन ले लेंगे वो। तो यहाँ पर जवाब नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि राजा ने कर दिया है। ये क्वेश्चन जो है, हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप दें। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ लें और इसको ऑप्शन आप आप कमेंट में इसका आंसर दें। मोटिवेशन पे बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए कई सारी सॉन्ग्स मैं आपको बताना चाहूँगा जिनको आप डेली सुने, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे दंगल मूवी,
दंगल मूवी का टाइटल सॉन्ग है, उसको आप अपने प्लेलिस्ट में डाल लें सेल्फ मोटिवेशन के लिए। उसके साथ साथ आप भाग मिल्खा सिंह भाग का मूवी का सॉन्ग है, भाग मिल्खा भाग। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, ठीक है। दिल जिद्दी है, दिल जिद्दी है नाम से एक सॉन्ग है, उसको अपनी प्लेलिस्ट में डालें। सैड सॉन्ग ना सुने, आपको कोई एग्जाम पास नहीं होता सैड सॉन्ग सुन के आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी जाती है, ठीक है। सैड सॉन्ग से परहेज करें, गजल वगैरह कुछ ऐसे एनर्जेटिक सॉन्ग सुने, कहने का मतलब ये है। तो भाग मिल्खा सिंह का ये सॉन्ग है। इसका अलावा और आपको ये ऐसा जिससे आपको एनर्जी मिलती है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप पुराने सॉन्ग्स भी हैं, ठीक है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सक्सेस मिल जाती है, कांटों पे चलना पड़ेगा और फिर वो जगह पहुंचेंगे जो बाहर का मौसम होगा वहां पर पहुंचेंगे। और एक और चीज़ है, चल अकेला। कंपटीशन में हमेशा मैं कहता हूँ कि अकेला चलिए, ठीक है। हाँ, बीच बीच में दूसरों के बीच में बैठ के देखिए कि सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सही तैयारी हो रही है नहीं हो रही है। उसके लिए आप डेली क्लासेस में भी आके देखिए आपके आंसर ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप ग्रुप बना के पढ़ें, क्योंकि आप ग्रुप बना के पढ़ते हैं तो एक दोस्त जो आप जिसके साथ आप ग्रुप बनाए हुए हैं वो कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, आप भी उसी हिसाब से चलने पड़ेंगे। आप अपना तरीका खुद अपनाएं, अपनी तैयारी का जिम्मा अपने आप पे लें ताकि आपकी तैयारी ना रुके, ठीक है। तो आप ओल्ड सॉन्ग्स भी देख सकते हैं और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जैसे अब्दुल कलाम है, ऐसे महापुरुषों के बारे में पढ़े। जैसे अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम अखबार बेचा करते थे, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। एक ट्रेन जाती थी 1 किलोमीटर पीछे अखबार फेंक दिया, सुबह 3-4 बजे गए हुए हैं, कभी 2 किलोमीटर आगे फेंक दिया, झाड़ियों में से बैटरी से ढूंढ ढूंढ के लाते थे। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम का से आप सीखिए कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, एक साधारण परिवार से आदमी कहाँ जा सकता है। एक और व्यक्ति हैं अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन को देखिए कि किताब ही नहीं खरीद सकते लेकिन जज्बा तो होना चाहिए। 17-18 बार बाद जो है उसने इलेक्शन हारे और उसके बाद आगे बढ़े। और अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो किताब नहीं खरीद सकते, कोयले से लट्ठों पे लिख लिख के सीख रहे हैं। किताब बोरो कर ली किसी जमींदार से और वो किताब गीली हो गई रात को बारिश में, तो उसके बदले में फ्री में काम करना पड़ा उनके खेतों में। कितने सारे लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री है, जज्बा है, चलिए नदी को पार करके जा रहे हैं लेकिन पढ़ना जरूर है। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको इंस्पिरेशन देंगे। सूरज देखिए ना, सन सन डेली आता है, डिसिप्लिन में रहता है, अपना काम करता है ना। आप भी तो डेली पढ़िए, प्रकृति आपको क्या सिखा रही है, डेली पढ़िए, डेली आइए, टाइम पे आइए। चांद है वो भी तो टाइम रात को अपना काम करने आ जाता है, आप भी अपना डेली पढ़िए। हवा है वो हवा चलती रहती है, मानसून है वो टाइम पे आ जाता है। प्रकृति क्या सिखा रही है, नदी का पानी चलता रहता है, नदी का पानी हमेशा चलता रहता है, फाइनल अपने गोल सी तक पहुंच जाता है। ये क्या चीज़ें हैं, ये भी चीज़ है जो पानी खड़ा हो जाता है वो सड़ जाता है। इसलिए चलना तो पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, चलना ही जिंदगी है, ठीक है। ये गाड़ी है, इस गाड़ी में आपको हमेशा गतिमान रहना पड़ेगा। आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।